गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और स्टार्ट करने वाले हैं अपने न्यू कोर्स जिसे इंडियन इकॉनमी कहते हैं। तो इंडियन इकॉनमी की यहाँ पे कोर्सेज मैं स्टार्ट कर रही हूँ जो कि लेटेस्ट एडिशन है, 12th एडिशन, वो भी रमेश सिंह बुक की। तो अगर आप लोग के पास इसकी PDF नहीं है, बुक नहीं है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं कोशिश करूँगी कि इस बुक को, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसी चीज़ को मैं यहाँ पे आपके साथ डील करने वाली हूँ और पूरे बुक को कवर करने का कोशिश करूँगी। तो इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जो कि रिसोर्स पॉइंट के ही नाम से है, तो आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे। तो PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और जिस तरीके से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाते जाऊँगी वो सारे टॉपिक्स आप रिवाइज़ करते जाना। तो इस बुक में जैसा कि आपको पता है कि सारी चीज़ें दी गई है बेसिक इकोनॉमिक्स समझने के लिए फॉर योर UPSC एग्जामिनेशन और अदर स्टेट PCS के लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका जो भी इकॉनमी में जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज़ है, वो सब कुछ यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आप लोग इस बुक को फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो टेबल ऑफ कंटेंट में, यहाँ पे हम लोग चैप्टर फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे। इसमें देखने वाले हैं मेनली, मैं आपको पहले डिफरेंस बताऊंगी कि व्हाट इज़ माइक्रो इकॉनमी एंड व्हाट इज़ मैक्रो इकॉनमी। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम देखेंगे कि हमारे देश में, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में किस किस तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम है। तो मेजोरिटी ऑफ जो लोग होते हैं वो यहाँ पे डिफरेंस नहीं समझ कर पाते, जैसे कि मार्केट इकॉनमी, नॉन मार्केट इकॉनमी, मिक्स्ड इकॉनमी, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरीके से है। कुछ कंसेशन है बट ऑल कंसेशंस आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे वॉशिंगटन कंसेशन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में भी रहते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत मेजर रिफॉर्म हुआ है इससे रिलेटेड हमारे देश में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कैपिटलिज्म के बारे में देखेंगे, नेशनल इनकम के तहत ये सारे पॉइंट्स जो है, ये GDP, NDP, GNP, ये सब हम लोग एक गुड एग्जाम्पल के साथ इसे डिस्कस करूँगी। तो ये हमारा फर्स्ट लेसन आज रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन और सारे टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं। एक बार आप इंडेक्स गो थ्रू हो लीजिए तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो चैप्टर 2 है जो कि यहाँ पे हम लोग ग्रोथ, डेवलपमेंट और हैप्पीनेस देखने वाले। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखेंगे, किसी भी देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसमें हम लोग किस किस चीज़ को मेज़र करते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। हैप्पीनेस के बारे में देखने वाले हैं। फिर इनसाइट देखेंगे जो ह्यूमन बिहेवियर की होती है, तो इसके बारे में हल्का फुल्का आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगी। फिर आता है इंडियन इकॉनमी की एवोल्यूशन, तो मेन आपका स्टार्ट यहीं से होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लान्ड मिक्स्ड इकॉनमी के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं और फिर उसके बाद हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग होगी यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ प्लानिंग वगैरह मैं यहाँ पे बता दूंगी। फिर उसके बाद आता है प्लानिंग इन इंडिया, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे आपको सारे प्लान्स के बारे में कुछ बैकग्राउंड के नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि विश्वेश्वरैया प्लान क्या था, फिक्की प्रपोजल क्या थी, गांधीयन प्लान क्या था। ये आज की भी डेट में आपको देखने को मिलेगा कि आप इसको कहीं भी आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता ही है। फिर उसके बाद हम लोग 5 ईयर प्लान है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं पूछ लेते हैं। 20 पॉइंट्स प्रोग्राम है, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। MP लैट जो कि डायरेक्टली आपका क्वेश्चन बन जाता है और 2020 में ये क्वेश्चन भी आया है UPSC प्रीलिम्स में, तो इसके बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद दीज टॉपिक्स आर नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट। इंक्लूसिव ग्रोथ जो कि आप लोग हमेशा सुनते हो, तो इसमें शॉर्ट टर्म पॉलिसी क्या है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है, ये सब देखेंगे। इन्वेस्टमेंट मॉडल में क्या क्या बातें की जाती है। फिर यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ जो हमारे यहाँ सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बेसिकली ये होते क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और क्या क्या इसमें बातें की गई है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर नीति आयोग, नीति आयोग के बारे में आप लोगों को पता है कि आज तक और हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे प्लानिंग कमीशन थी, तो प्लानिंग कमीशन के ऊपर हर साल क्वेश्चन पूछे जाते थे, उसी तरीके से नीति आयोग में भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके बारे में आपको बेसिक सारी चीज़ें पता चल जाएगी। ओके, कुछ यहाँ पे मेजर डॉक्यूमेंट है नीति आयोग की और नीति यहाँ पे परफॉर्म की भी। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो कि मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी। फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में देखेंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि प्लानिंग मॉडल, फिर वॉशिंगटन कंसेंसस आया, मिक्स्ड इकॉनमी आई, इसके बारे में देखेंगे। LPG रिफॉर्म जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में स्टैटिक नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाला है। फिर उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे जो 4th जनरेशन रिफॉर्म्स तक है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हमारा 7 चैप्टर्स में आएगा यहाँ पे क्या, इन्फ्लेशन और बिजनेस साइकिल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या आपका चैप्टर होने वाला है, जिसमें हम लोग सारे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे जितने भी तरीके के होते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक एक चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ, जितने भी तरीके के कर्व्स होते हैं, रिफ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, ओके। CPI, WPI, ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिला है 2020 प्रीलिम्स में, इससे क्वेश्चन आए हैं। फिर उसके बाद चैप्टर 8 में हम लोग एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट देखेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, खरीफ और रबी क्रॉप देखेंगे, फूड फिलॉसफी क्या है हमारे देश में, लैंड रिफॉर्म क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। तो ये टॉपिक है जो कि काफ़ी लेंदी टॉपिक है, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूँगी। जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न फिर हम लोग देखेंगे, फूड मैनेजमेंट है, एमएसपी जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग करंट अफेयर्स में तो पढ़ते ही है, लेकिन इसकी बेसिक जो स्टैटिक नॉलेज होती है वो आपको इस बुक से ही मिलने वाला है। तो इसे हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद एपीएमसी जो एक्ट है, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बताऊंगी। एफडीआई हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे सरकार की स्कीम है, फसल बीमा योजना, और डब्ल्यूटीओ और इंडियन एग्रीकल्चर की जो यहाँ पे प्रोस्पेक्ट है। डब्ल्यूटीओ के तहत आपको पता है कि यहाँ पे बॉक्सेस है जो कि हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, इसे भी हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद आगे आएंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो 2013 की है, इसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। फिर फार्मर की इनकम जो है वो यहाँ पे डबल करने का रखा गया है सपना अगले साल तक, तो इसके बारे में देखेंगे। कैश सपोर्ट जो फार्मर्स को दिया जाता है जिसमें कि पीएम किसान आते हैं, तो इस स्कीम को और भी स्कीम को हम लोग देखेंगे। वुमेन फार्मर्स की भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 9 हमारा होगा इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी है हमारे देश में, जो कानून है 1991 का, उसको स्टडी करेंगे। डिसइन्वेस्टमेंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अभी आप लोग को पता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट न्यूज़ में है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, ये बेसिक आइडिया आपको स्टैटिक यहाँ पे कवर हो जाएगा। एमएसएमई सेक्टर के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। फिर सेक्टोरल कंसर्न देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ स्टील इंडस्ट्री कैसी है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कैसी है, एप्पल एंड फुटवेयर ये जो सेक्टर्स है ये कैसे है। एफडीआई की जो पॉलिसी मेजर्स है, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि एफडीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो लगातार यूपीएससी इकोनॉमी में पूछती है, और इस बार भी आपको देखने को मिला एफडीआई से क्वेश्चन। तो ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं स्टैटिक के, और आपका जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, बेसिकली आप जो समझ पाओगे वो यहाँ से आपको समझने में मिलेगा। फिर उसके बाद ये सारे टॉपिक्स अगेन आप लोग समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, सब हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर फाइनली हमारा सर्विस सेक्टर आता है जो कि थर्ड सेक्टर होता है, टर्शरी सेक्टर होती है हमारी इकॉनमी की। यहाँ पे सबसे पहले डब्ल्यूटीओ की नेगोशिएशन देखेंगे, बायलैटरल एग्रीमेंट देखेंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शन रेगुलेशंस है, तो वो सारी चीज़ें डेवलप यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट आता है अब 11 चैप्टर में, मनी मार्केट को समझेंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद इंडियन कैपिटल मार्केट है, तो इस चीज़ को भी देखेंगे। फिनेंशियल रेगुलेशन हमारे देश में जो है, ये भी सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनली हमारे चैप्टर 12 में देखेंगे बैंकिंग इन इंडिया। तो बैंकिंग इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम लोग आरबीआई हो गई, एनबीएफसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो जो टर्म्स है, इसमें जो भी अगर आपको अब तक कोई कन्फ्यूजन था तो वो दूर होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से इस बार 2021 में क्वेश्चन आया। ये बेसिक अगर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता है ना, और बेसिक अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो इकॉनमी में जो आपकी 15 to 18 क्वेश्चन आती है प्रीलिम्स में, वो आपका नहीं छूटेगा। साथ ही स्टेट पीसेस में भी आप लोग की इकॉनमी की पोर्शन होती है अच्छी खासी, तो उसमें भी आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे अगर इकॉनमी का आपका बेसिक स्टैटिक तैयार है तो। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एनपीए की इशू देखेंगे। ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि पहले आप इंडेक्स देख लो, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कैर देखेंगे, बेसल 3 नॉर्म्स होते हैं उसके बारे में डिटेल देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो स्कीम वगैरह है, सॉवरेन गोल्ड हो गया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, तो ये सब के बारे में देखेंगे। स्मॉल बैंक हो गए, पेमेंट बैंक हो गए, इन सब के बारे में डिटेल देखेंगे। 13 चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में भी आप लोग देख सकते हो कि हर एक फील्ड को हम लोग कवर करेंगे। 14 हमारी सिक्योरिटी मार्केट होगी, तो सिक्योरिटी मार्केट में भी हम लोग हर एक चीज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। 15 हमारी एक्सटर्नल सेक्टर है, तो इसमें आप लोग की जो भी अगर डाउट है, जैसे कि हमारे यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व्स आज के डेट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, एक्सटर्नल डेट किसे कहते हैं, फिक्स्ड करेंसी, फ्लोटिंग करेंसी, जो भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है वो यहाँ से पढ़ने के बाद आपकी कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगी। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी देखेंगे, और इंडिया का क्या कोटा वगैरह है वो भी यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, यहाँ से आपकी जो टैक्स से रिलेटेड जो भी आपकी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगी। जैसे अभी आप लोग देख रहे हो कि प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। एंड देन यहाँ पे आप लोग देखो कि पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया है, इसे भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले, जो बजट वगैरह हमारे देश में प्रोड्यूस किया जाता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग जो होती है इसके बारे में बात करेंगे। फिस्कल पॉलिसी हो गया, FRBM एक्ट हो गए। चैप्टर 19 हमारा है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 चल रही है,
तो ये भी आप देख सकते हो कि जो मेजर यहाँ पे आउटपुट है, चाहे वो COP21 की हो, पेरिस एग्रीमेंट की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो टोटल 17 गोल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है चैप्टर 20 में, 21 में है बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़, जो भी हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ है उसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ट्विन बैलेंस शीट की जो प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर्स में भी आप देखो एनपीए की रेशियो बढ़ती जा रही है, और जो स्केड्यूल कमर्शियल बैंक है उसमें भी हमारे एनपीए की रेशियो बढ़ती जा रही है। इसके बारे में बहुत अच्छी आर्टिकल्स ये सब है यहाँ पे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जिसके बारे में आप देख रहे हो कि कई सालों से बात हो रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे दी गई है, इसे हम लोग कवर करेंगे। बस इतने आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो टोटल 21 चैप्टर्स है, इसे हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट आर्टिकल के साथ, फर्स्ट लेसन के साथ। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन। ओके, तो सबसे पहले समझिए कि इकोनॉमिक्स होते क्या हैं। इकोनॉमिक्स जिसमें कि हम लोग बेसिकली ये स्टडी करने वाले कि कोई भी सामान हो गया या फिर कोई भी सर्विसेज हो गई, वो हमारे देश में या फिर किसी भी देश में वो कैसे प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस हो गया तो वो लोगों तक कैसे पहुंचता है, लोगों तक अगर पहुंच गया तो लोग उसको इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे आज के डेट में आप देखो कि ये जो टैब है जिससे मैं आपको लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ, ये हमारे देश में या फिर कहीं पे भी आपका जो है मैन्युफैक्चर हुआ होगा, है कि नहीं। तो प्रोड्यूस करना होता है, उसके बाद ये मेरे तक पहुंचा, इट मीन्स कि उस कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने जो भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया है उसको लोगों तक पहुंचाए किसी भी हेल्प के थ्रू, मार्केट के हेल्प के थ्रू, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो मेरे तक पहुंचाए। तो मेरे पास ये टैब की एक्सेस हो पाई, ठीक है। अब मैं इसको कैसे कंज्यूम कर रही हूँ, कैसे यूज़ कर रही हूँ, कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, ये सारी प्रोसेस जो आपकी आती है ना, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स कहते हैं। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। अब देखिए, इस बुक को अगर आप वर्ड टू वर्ड पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मैं लिख के दे देती हूँ कि 1 साल में भी आप इस बुक को कवर नहीं कर पाओगे, और फिर उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे यू विल फाइंड दिस इज़ यूजलेस, ठीक है। तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ जो भी इस बुक में इम्पॉर्टेंट है मैं बस वहीं तक पढ़ाऊँगी और उसी को मैं समझाने का कोशिश करूँगी, ठीक है। कुछ हाईलाइट भी कर रखी हूँ जो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पीडीएफ को ओपन अप करो तो आपको वो हाईलाइटेड पीडीएफ दिखेगी जिसमें कि आप रिवाइज करने में आपको आसानी हो, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होते क्या है। तो बहुत ही सिंपल तरीके में कहा गया है कि सारी एक्टिविटीज़ जिसमें कि मनी इन्वॉल्व है, ठीक है, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इकॉनमी मीन्स पैसा, है ना। जब भी प्रोड्यूस करते, जैसे ये टैब को मैन्युफैक्चर किया गया, तो उस इंडस्ट्री को पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि उस इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने में पैसे खर्च हुई। फिर उसके बाद यहाँ पे रॉ मटेरियल को जुटाने में बहुत सारे रॉ मटेरियल्स तो हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, दूसरे देशों से लाते हैं, उसको इकट्ठे करने में पैसे खर्च हुई। इसको बनाने में जो भी यहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत हुई उसको ख़रीद के लाना पड़ा, बनाने में लेबर कॉस्ट यहाँ पे लगा। उसके बाद ये बन के आया, मार्केट तक पहुँचाने में ट्रांसपोर्टेशन की खर्चे हुई, मार्केट तक पहुँचाने में और भी खर्चे आपको देखने को मिला, टैक्स वगैरह सब ऐड करके मार्केट तक पहुँचा। अब मुझे ये टैब ख़रीदना है, इट मीन्स कि मेरे पास तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मैं ख़रीदने के लिए गई तो मुझे पैसे देने पड़े, ठीक है, दुकान वाले को। मेरे पास ये टैब आए, अब मैं ये इसको कंज्यूम कर रही हूँ तो फ्री में तो नहीं कर रही, क्योंकि मैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मुझे इस पर बात वगैरह भी करनी है, कॉलिंग फैसिलिटी वगैरह भी चाहिए, तो भी मुझे रिचार्ज करना होगा। इट मीन्स कि ये पूरे प्रोसेस में आपको एक कॉमन चीज़ क्या देखने को मिल रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन, PDC। इकॉनमी इज़ ऑल अबाउट PDC, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। और इन तीनों का यहाँ पे कॉमन बॉस कौन है, तो मनी, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको मनी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं टैब ला के घर पे रख दूँ तो इसमें क्या होगा, अगर मैं इसमें पैसे खर्च नहीं करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर पाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊँगी। ये एक डेमो टाइप का होगा जिसमें कि बस मैं PDF वगैरह पढ़ सकूँगी, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं, फ़ोटोज़ वगैरह ले सकूँगी। लेकिन मुझे और भी अगर फैसिलिटी अवेल करना है तो मुझे पैसे खर्च करने होंगे, और बिना इंटरनेट के तो आपको पता है कि कुछ भी नहीं यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। तो मनी जहाँ पे भी इन्वॉल्व है उसे हम लोग कहते हैं कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो में एक स्मॉल डिफरेंस है, उसको समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, माइक्रो में क्या होता है कि बॉटम अप अप्रोच होती है, इट मीन्स कि ये ग्राउंड है तो यहाँ से आपका ऊपर होगा। लेकिन मैक्रो में क्या होता है कि टॉप डाउन अप्रोच होती है, यानी कि ये टॉप है और इससे डाउन तक आया जाता है। एक एग्जांपल आप समझो, जैसे कि
माइक्रो में क्या होता है कि ये बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि बेसिक देखा जाता है कि यहाँ पे लोगों से जो है हमारे इकॉनमी में किसी देश में क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे कंज्यूमर का खास ख्याल रखा जाता है। इट मीन्स कि यहाँ पे आप लोग देखो कि माइक्रो में क्या होता है कि हम लोग कंज्यूमर के चॉइस को समझते हैं कि मुझे क्या चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो मैं कोई सस्ता ही टैब देखूँगी, सस्ते मोबाइल देखूँगी, ठीक है। तो हमारे देश में क्या होना चाहिए कि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो है वो मिडिल, आप देखो कि इनकम ग्रुप से ही वो बिलोंग करते हैं। तो हमारे देश में जो है बहुत महंगी, अगर आप लोग को देखने को मिला कि सारी फ़ोन वगैरह जो है वो महंगी आए, एप्पल के ही फ़ोन हमारे देश के मार्केट में बिकना स्टार्ट हो जाए, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग ख़रीद पाएंगे? मैक्सिमम लोग उसको अवेल कर पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो आपको क्या देखने को मिलता है कि इंडियन मार्केट में किस तरीके के फ़ोन जो है वो ज़्यादा फ्लडेड है और किस तरीके के फ़ोन ज़्यादा चलते भी है। तो आपको चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन जो है वो सस्ते दाम में, रिजनेबल प्राइस में आपको सारे फैसिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे देश में जो है ज़्यादा लोग गरीब है, ज़्यादा लोग मिडिल इनकम क्लास के हैं, तो वो इसको परचेज़ कर पाते हैं, उनका पॉकेट अलाउ कर पाता है। इट मीन्स कि हमारे देश में अगर कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश हो रही है तो वो एक बार देखेगी कि इस देश के लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या उनके प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे कि नहीं, कंज्यूमर का क्या चॉइस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या डिमांड है। तो उस हिसाब से जो है माइक्रो इकॉनमी में क्या होता है ना कि कंज्यूमर के ख्यालों को देखा जाता है, कंज्यूमर के चॉइस को समझा जाता है। लेकिन जब हम लोग मैक्रो इकॉनमी की बात करते हैं ना, तो मैक्रो इकॉनमी में हम लोग बड़ी चीज़ों को देखते हैं, जिसमें कि आप लोग देखो कि हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं। जैसे हमारे देश में अगर एप्पल की इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप हो जाए, मान लीजिए कि 10 जो है एप्पल की कंपनी सेटअप हो जाए, तो इससे हमारा देश में ग्रोथ होगा। या फिर मान लीजिए कि 10 जो है वो यहाँ पे ओप्पो, वीवो या फिर वन प्लस ये सब है, या ओप्पो, वीवो ये सब रहने दीजिए, इन सब की फैक्ट्री अगर इस्टेब्लिश हो जाए तो हमारे देश में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। कहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगा? क्या लोग इसके पास आएंगे या फिर इससे ज़्यादा परचेज़ करेंगे? तो ऑब्वियस से आप लोग भी समझ पा रहे हो कि इससे ज़्यादा परचेज़ करेंगे। इट मीन्स कि 10 अगर हम लोग यहाँ पे चाइनीज़ जो ब्रांड है उसकी अगर इंडस्ट्री को सेटअप कर देते हैं हमारे देश में, तो चांसेस है कि हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी रैदर देन कि एप्पल में ग्रो करेगी। ये एक कन्फ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि चांसेस कहाँ ज़्यादा है। तो इट मीन्स कि हमारे ओप्पो, वीवो ये सारे जो ब्रांड है इसकी लोग जो है परचेज़ करते हैं ज़्यादा। ये हमारे देश में जो है कंज्यूमर की चॉइस है, तो इसमें हम लोग परचेज़ करते हैं। ठीक है, चलिए ये बात तो पता चल गया। लेकिन ग्रोथ हमारा किससे होगा, ये चीज़ हम लोग कहाँ से समझ पाते हैं? तो मैक्रो इकॉनमी से समझ पाते हैं। दूसरी चीज़ होती है महंगाई, इन्फ्लेशन। किसी भी प्रोडक्ट का दाम बढ़ जाना, हमारे मार्केट में मनी का सप्लाई बढ़ जाना, तो वो इन्फ्लेशन है। अब इन्फ्लेशन को भी तो देखा जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि लोगों को एकदम भर भर के पैसे दे दिए जाते हैं और एकदम खुले है कि आप एकदम आराम से पूरी तरीके से जितना चीज़ खरीदना है खरीदिए। या फिर आप लोग देखते हो कि अभी प्याज के दाम या फिर वेजिटेबल्स के दाम या फिर किसी भी तरीके की कमोडिटीज़ आप खरीदते हो तो उसके प्राइस बहुत ज़्यादा भागे हुए हैं। पेट्रोल वगैरह देख लो, डीजल वगैरह देख लो, तो इन सब के प्राइस बढ़े हुए। इट मीन्स कि हमारे देश में आपको एक इन्फ्लेशन लाइक सिचुएशन देखने को मिलेगी कि जिसमें सारे प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े होते हैं। क्यों बढ़े? क्योंकि हमारे यहाँ आप देखोगे एक तो पैंडेमिक से उभर रहे हैं हम लोग, तो लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा लोगों को लॉस हुआ। दूसरी बात है कि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन, इट मीन्स कि फ्यूल पेट्रोल की दाम भी बढ़ी हुई है, तो ट्रांसपोर्टेशन के कारण अदर जो प्रोडक्ट्स है उसकी भी प्राइस बढ़ गई है। इट मीन्स कि हम लोग बड़े पैमाने पे देख रहे हैं सारी चीज़ों को, छोटी बड़ी सारी चीज़ों को लिंक करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि हाँ, इन्फ्लेशन का क्या हाल चाल है हमारे देश में, ग्रोथ कैसा हो रहा है हमारे देश में। तो बस इस तरीके से आप लोग, थोड़ी सी डिफरेंस है माइक्रो और मैक्रो के बीच में। माइक्रो मीन्स स्मॉल होता है, मैक्रो मीन्स बड़ा होता है। तो छोटे छोटे स्तर पर जब हम लोग देखते हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जो चॉइसेस होती है उसको अगर हम लोग नोटिस करते हैं, उसको समझते हैं, तो आप समझो कि आप माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप बड़े पैमाने पे सारी चीज़ें देखते हो कि हमारे देश में ग्रोथ कितना है, हमारे देश में इन्फ्लेशन की स्थिति कैसी है, तो इट मीन्स कि आप बड़े पैमाने पे देख रहे हो, तो आप बड़ा यहाँ पे इकॉनमी को स्टडी कर रहे हो, जिसे हम लोग मैक्रो इकॉनमी कहते हैं। वाइन। अब यहाँ पे समझिए कि क्या क्या सेक्टर्स होते हैं और क्या क्या टाइप्स होती है इकॉनमी की। बेसिकली किसी भी देश के इकॉनमी को समझना है ना, तो 3 तरीके से आप समझ सकते हो। 3 ही चीज़ देखो आप किसी देश का, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस देश की इकॉनमिक ग्रोथ कितनी है। अगर हम लोग इंडिया की ही बात कर ले, तो हमारे देश में 3 तरीके की आपको सेक्टर्स देखने को मिलता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हैं कि किसी देश में इकॉनमिक सेक्टर एग्रीगेरियन इकॉनमी कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता है कि इंडिया में मोर देन 50% ऑफ जो हमारे यहाँ के लोग हैं, पॉपुलेशन है, वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी प्राइमरी सेक्टर बहुत अच्छा
बहुत अच्छी ग्रोथ करती है, या फिर यहाँ पे लोग जो है ना बहुत बल्ले बल्ले टाइप के रहते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्यों कैसा कह रही हूँ? क्योंकि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर्स है ना वो जीडीपी पे ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता। अब ये जीडीपी क्या है इसे हम लोग आगे समझने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर का हालचाल देखते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर कहने का मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सारी चीज़ें जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में। थर्ड और लास्ट सेक्टर आता है टर्शरी सेक्टर, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे सर्विस सेक्टर कहते हैं। वैसे सेक्टर जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है। अब आपको सर्विस कहाँ कहाँ से मिलता है? तो एजुकेशन, यानी कि आप लोग स्कूल जाते हो तो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। हमारे पास आते हो तो यहाँ पे मैं यूट्यूब में पढ़ाती हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो मेरी जो यहाँ पे जॉब है, ड्यूटी है, वो टर्शरी सेक्टर में आपकी काउंट हो जाती है। हेल्थ केयर है, आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बैंक में जाते हो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो है आपका इस सेक्टर में आ जाता है। इट मीन्स कि टर्शरी सेक्टर जो कि इकोनॉमिक सेक्टर्स में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट होती है। ओके, ये बात हुई। अब देखिए इसके अलावा होती, ये 3 बेसिक है। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा क्वाटरनरी सेक्टर कहते हैं, जिसे हम लोग नॉलेज सेक्टर भी कहते हैं, कि इस देश में लोगों को कितना नॉलेज है। एक्टिविटीज़ जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, किसी देश में एजुकेशन सेक्टर्स कितना अच्छा है, कितने लोगों को यहाँ पे एजुकेशन मिल रहा है, क्या एक देश में जो है सारे पुरुषों को एजुकेशन मिल रही है या फिर महिलाओं को भी एजुकेशन मिल रही है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरी सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि इन लोगों को कितना नॉलेज है, और ये नॉलेज कैसे मिलेगा? एजुकेशन प्राप्त करके। साथ ही रिसर्च और डेवलपमेंट कितनी है, R&D किसी देश में कितना हो रहा है। किसी देश में अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो माना जाता है कि उस देश में जो है ग्रोथ अच्छी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ज़्यादा लोग इंक्लूड होते हैं, ठीक है। फिर आता है क्विनरी सेक्टर। क्विनरी सेक्टर की बात करूँ तो वो सारे एक्टिविटीज़ जो कि टॉप डिसीजंस लेते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर जो गवर्नमेंट में होते हैं, जैसे कि ब्यूरोक्रेसी, जो कि आज की डेट में आप लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हो और कल आप लोग यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, तो आप लोग कहाँ पे अपना रोल प्ले करोगे? तो क्विनरी सेक्टर में आप लोग यहाँ पे रोल प्ले करोगे। साथ ही प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो सारे इस सेक्टर्स में इंक्लूड होते हैं। इट मीन्स कि ये हाईएस्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकर्स है गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो ये 5 मेजर तरीके के आपको सेक्टर्स में देखने को मिलेंगे, बट 3 आर बेसिक, तो उसे आप लोग को याद रखना है। फाइन, अब आते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम को समझते हैं, जिसमें कि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। एक्चुअली मार्केट इकोनॉमी ना फर्स्ट फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि हमारी पुरानी इकोनॉमिक सिस्टम थी उसी से निकल कर आया है। तो इसमें आप लोग देखो कि सेल्फ इंटरेस्ट है, जो कि इंडिविजुअल को या फिर किसी फर्म्स को मोटिवेट करते हैं कि आप कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करो। इतने सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रेजेंट है तो उसमें से कोई ना कोई तो करना ही चाहिए, जिससे कि सोसाइटी में एक अच्छा गुड्स और सर्विसेज जो है उनको सप्लाई किया जाए, ठीक है। उसके अलावा आप देखो एडम स्मिथ के द्वारा कहा गया था कि जो मोटिवेटिंग फैक्टर है वो इनविजिबल हैंड है, जिसे एनिमल स्पिरिट कहा गया है। तो इस तरीके से सारे काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, बट ये याद रखना कि एडम स्मिथ ये एक वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जिनके द्वारा काफ़ी सिद्धांत दिए गए। तो इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, आप लोग को भी काफ़ी चीज़ें इनके बारे में पता चलेगा, इनके बारे में पता चलेगा। जैसे एडम स्मिथ जो है वो अपने आप ही ये कहते थे कि इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी, एकदम नेचुरल तरीके से आपको यहाँ पे स्वतंत्रता है कि आप यहाँ पे कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करो या यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ आप लोग करो, ठीक है। अब इन्हीं का ये कहना था एडम स्मिथ का कि 2 तरीके के ही मेजर इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, या तो कैपिटलिज्म होगा या तो फ्री मार्केट इकोनॉमी होगा। कैपिटलिज्म कहने का क्या मतलब होता है? अगर कोई कैपिटलिज्म कंट्री है तो उनका पूरा फोकस होता है वेल्थ को क्रिएट करने में, यानी कि यहाँ पे कैपिटल को क्रिएट करने में, और ओनरशिप होता है जो भी प्रोडक्टिव एसेट होते हैं। फ्री मार्केट जो है, अगर कोई फ्री मार्केट इकॉनमी है तो उनका पूरा फोकस होता है वेल्थ को एक्सचेंज करने में। इट मीन्स कि प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं किसी कंट्री में, देखो आप इंडिया की बात करो तो फ्री मार्केट इकॉनमी है, क्योंकि हम लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, अल्टीमेटली हम लोग उसको क्या करते हैं, अपने देश के लोगों के कंजप्शंस के लिए तो प्रोवाइड करते ही है, लेकिन हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। इट मीन्स कि हम लोग जो भी हम लोग अपने धन का जो है एक्सचेंज करते हैं, और धन क्या होता है, कोई सामान भी हो सकता है और पैसे भी हो सकते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म कंट्रीज़ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रॉफिट के रूप में वो काम करते हैं, जिस चीज़ में उनको प्रॉफिट होता है बस वही काम करते हैं, और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को एक्यूमुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या होता है कि आपको कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी देखने को मिलेंगे, बट प्राइवेट ओनर जो है उनकी मोनोपोली होती है मार्केट के ऊपर। तो
तो इसमें क्या होता है ना कि कंपटीशन ज़्यादा कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में आपको या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो है ये प्राइवेट ओनर होते हैं जो कि प्रोडक्शन करते हैं और वही यहाँ पे ओनरशिप भी रखते हैं। मोनोपोली कहने का क्या मतलब होता है कि पूरे मार्केट में उनका ही कब्जा होता है। तो एक ही अगर कोई मार्केट में कब्जा करके बैठे, एक ही किंग हो, कोई और किंग उनके कॉम्पिटिटिव में हो ही नहीं, तो फिर उस इकॉनमी में कॉम्पिटिशन भी नहीं होती है। वहीं अगर हम लोग फ्री मार्केट इकॉनमी की बात करें तो मेनली ये फोकस्ड होते हैं डिमांड और सप्लाई में। किस तरीके के लोगों की डिमांड है उस तरीके से वो अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये मार्केट इकॉनमी थी। अब नॉन मार्केट इकॉनमी कहने का क्या मतलब है, अगर हम लोग कार्ल मार्क्स के हिसाब से देखें तो उनके द्वारा बताया गया था कि नॉन मार्केट इकॉनमी दो तरीके के होते हैं। एक तो होती है सोशलिस्ट और दूसरी होती है कम्युनिस्ट। सोशलिस्ट मॉडल क्या था इनके अकॉर्डिंग, सोशलिस्ट मॉडल था कि स्टेट जिसमें कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ओनरशिप हो, और कम्युनिस्ट मॉडल जैसे कि आपको चाइना वगैरह देखने को मिलता है, यानी कि स्टेट जिसमें कि ओनरशिप कंट्रोल जो है वो सिर्फ लेबर के ऊपर भी हो, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ लेबर के ऊपर भी हो। तो इसको यहाँ पे आप लोग देखो कि कुछ नाम से भी इसको पुकारा जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि स्टेट इकॉनमी हो गए, कमांड इकॉनमी हो गए, सेंट्रली प्लान्ड इकॉनमी हो गए। तो ये सब इकॉनमी किसके तहत आते हैं, तो ये सब हो गया कम्युनिस्ट मॉडल। ठीक है, सोशलिस्ट मॉडल में क्या था कि सिर्फ यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है किसी कंट्री में उसके ऊपर अगर यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल है, ओनरशिप है, तो उसे हम लोग यहाँ पे सोशलिस्ट मॉडल कहते हैं, जो कि यूएसएसआर कहा गया है फॉर एग्जांपल, जो कि आज के डेट में रशिया है। और चाइना कैसा है, कम्युनिस्ट है, क्योंकि चाइना जो है अपने यहाँ आप देखो कि ओनरशिप कंट्रोल जो है वो लेबर के ऊपर भी है, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर भी है। तो ये एक स्मॉल डिफरेंस है जो कि यहाँ पे कार्ल मार्क्स के द्वारा पॉइंट आउट किया गया था। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, नुकसान क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट की बात करें तो मेनली अगर हम लोग देखें तो जो एम होता है ना यहाँ पे बेसिकली आप देखो कि सबके ऊपर सर्व करना है और कोई आइडिया नहीं होता है कि कैसे कैपिटल या फिर वेल्थ को क्रिएट करना है, जो कि एक स्कार्सिटीज़ होती है। यानी कि किसी भी कंट्री में मेनली ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उन कंट्री में पैसे की कमी देखने को मिलती है, कैपिटल की कमी देखने को मिलती है। फाइन, तो कोई बात नहीं, प्रॉस एंड कॉन्स में नहीं जाना है। बेसिकली क्या होता है, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, कैपिटलिस्ट, ये सारी चीज़ें आप समझो। थर्ड यहाँ पे आती है मिक्स्ड इकॉनमी। तो आप लोग को पता है कि हमारे देश में पहले मिक्स्ड इकॉनमी नहीं थी, लेकिन बाद में हमने सोचा कि नहीं, अब हमें अपने इकॉनमी को ओपन करना है तो मिक्स्ड इकॉनमी यहाँ पे फोकस करना होगा। तो मिक्स्ड इकॉनमी नहीं थी तो पहले क्या था, क्लोज्ड इकॉनमी था। क्लोज्ड इकॉनमी कहने का मतलब है कि हम लोग अपने सामान को बाहर के देशों में नहीं एक्सपोर्ट करते थे, ना ही बाहर के देशों के कोई सामान को हम लोग अपने देश में अलाउ करते थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मिक्स्ड हो गया। तो मिक्स्ड यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक आप देख लो कि मिक्स्ड इकॉनमी के कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो एक ऐसा इकॉनमी जहाँ पे स्टेट और प्राइवेट सेक्टर दोनों यहाँ पे इकॉनमिक रोल प्ले करते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे इकॉनमिक रोल प्ले करते हैं जहाँ पे इनविजिबल हैंड होता है, लेकिन वो सही तरीके से काम भी करते हैं। प्रोडक्शन और सप्लाई जो प्राइवेट गुड का होता है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस केस में। लेकिन अगर रोल देखें जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यहाँ पे आपका लाया जाता है, तो इसमें क्या होती है ना कि समटाइम्स आप देखो कि स्टेट के द्वारा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बेटर तरीके से केयर किया जाता है, जिसमें कि प्राइवेट रूल्स जो होते हैं उनकी ज़्यादा मीन्स आप समझो कि एक ऐसा स्टेट जहाँ पे स्टेट भी काम करे, प्राइवेट सेक्टर भी काम करे, तो दोनों की रोल यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही अगर हम लोग बात करें तो मिक्स्ड इकॉनमी में क्या होता है कि यहाँ पे रेगुलेशन होती है, प्रॉपर रूल्स होते हैं, कंपटीशन होता है और टैक्सेशन की भी सारी तरीके से प्रॉपर होती है। कोई भी यहाँ पे मनमानी नहीं चलती, किसी की मोनोपोली नहीं चलती है। तो इसे हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकॉनमी। चलिए, इकॉनमी की तो बहुत सारी बातें समझ गए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आपको समझना होगा कि किसी इकॉनमी में जब अगर कोई भी सामान प्रोडक्शन होती है, मैन्युफैक्चर होता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। जैसे अगर हम लोग मिक्स्ड इकॉनमी की बात करें तो यहाँ पे हाइब्रिड होते हैं। इट मीन्स कि आपको मिक्सअप देखने को मिलेगा दो तरीके के मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, जिसमें कि स्टेट और मार्केट जो है वो यहाँ पे कुछ सर्टेन थिंग्स यूज़ करते हैं, जैसे कि गुड्स और सर्विसेज होती है जो कि यहाँ पे लोगों के द्वारा यूज़ किया जाता है और लोग इसको मार्केट से ख़रीदते भी हैं। तो इट मीन्स कि मिक्स्ड इकॉनमी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखो कि हमारी जो सामान को यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, फिर हम लोग उसको मार्केट तक पहुँचाते हैं, मार्केट से जो है लोगों तक ये पहुँचता है। ठीक है, वॉशिंगटन कंसेंसस ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले ये समझो कि ये जो कंसेंसस है ये आपको सजेस्ट किया गया है IMF के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के द्वारा। बेसिकली यहाँ पे 10 पॉइंट रिफॉर्म कहा गया था इस पॉलिसी में। और रिफॉर्म क्या क्या है, तो फिजिकल डिसिप्लिन है, रीडायरेक्शन करनी है जो पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज़ हैं, टैक्स रिफॉर्म की बात की जाती है, इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन की बात की जाती है, कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट है, ट्रेड लिबरलाइजेशन है,
एफडीआई इनफ्लो की बात की जाती है, प्राइवेटाइजेशन की बात की जाती है, डीरेगुलेशन की बात की जाती है और जो प्रॉपर्टी राइट है उसको सिक्योर करने की बात की जाती है। सो दीज आर द 10 यहाँ पे आपको रिफॉर्म्स देखने को मिलेगा जो कि सजेस्ट किया गया था वॉशिंगटन कंसेंसस के द्वारा। अब यहाँ पे अगर हम लोग बेसिकली देखें कि वॉशिंगटन कंसेंसस के ये जो 10 रिफॉर्म्स थे, इसी के बेसिस में हमारे देश में 1991 में एलपीजी रिफॉर्म किया गया। एलपीजी कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका एलपीजी गैस सिलेंडर नहीं, एलपीजी स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन। इट मीन्स कि इकॉनमी में थोड़ी सी स्वतंत्रता होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए लोगों को, कि वो अपने मनपसंद के हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन कर सके। जैसे कि आप देखते हो कि आज के डेट में लिबरलाइजेशन का एग्जाम्पल है स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप। लोग जो है अपने इनोवेशन, अपने एक न्यू आइडिया, क्रिएटिव माइंड के हिसाब से वो अपने बिजनेस को खुद ही ओपन कर सकते हैं। इट मीन्स कि लोगों के पास, आपके पास, मेरे पास, किसी के पास भी हमारे देश में ये स्वतंत्रता है कि अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी है तो आप अपनी बिजनेस खुद ही ओपन कर सकते हो विथ न्यू आइडिया, कोई भी न्यू इनोवेशन या फिर कोई एग्जिस्टिंग ऐसी आइडिया हो जिससे कि आप कुछ न्यू पॉलिसी ला सको, न्यू रूल्स, न्यू चेंजेस ला सको हमारे देश में। प्राइवेटाइजेशन कहने का मतलब है कि हमारे देश में आप देखो प्राइवेट सेक्टर्स तो हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स की इंक्लूजन भी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं वो पैसे के साथ, प्राइवेट प्रायोरिटीज़ के साथ और प्रॉफिट के साथ वो आते हैं। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए। अब ऐसी बात नहीं है कि हम लोग अपने आइडियाज़ को, अपनी जो भी हमारी कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, वो उनको बस हम लोग अपने ही देश में जो है उसको बचा के रखें। हम लोग को दूसरे देश के साथ भी एक्सचेंज करनी चाहिए, जो भी हमारी आइडियाज़ है, व्यूज़ है, ओपिनियन है, कस्टम्स है, रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस है, वो हम लोग दूसरे कंट्री के साथ भी शेयर करें और दूसरी कंट्रीज़ की भी जो अच्छी अच्छी बातें हैं उसको हम लोग अडॉप्ट करें। तो हम लोग आज के डेट में बात करते हैं वेस्टर्नाइजेशन की, वेस्टर्न ड्रेसेस की, वेस्टर्न क्विजीन की, ये सारी चीज़ें हम लोग अडॉप्ट कर पा रहे हैं। आप लोग चाइनीज़ फूड खाते हो ना, चिकन चिल्ली, चाउमीन वगैरह, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये ग्लोबलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ग्लोबलाइजेशन हुआ तभी तो आपको ये मौका मिला कि आप लोग बाहर की डिशेस को जो है वो टेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, वही बात होती है कि हमारी भी, आप लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड में आप लोग जाते हो तो बहुत जगह, ऐसे जगह भी आप जाओगे जहाँ पे इंडियन क्विजीन में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहे? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। लोग जो है हमारे यहाँ से आकर हमारी चीज़ें सीखकर अपने देश में इम्प्लीमेंट करते हैं, हम लोग भी बाहर जाते हैं, बाहर की चीज़ों को सीखकर अपने देश में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये 3 ऐसी पॉलिसी है जिसको हम लोग ने यहाँ पे अडॉप्ट किया। किसके बाद? वॉशिंगटन कंसेंसस के बाद। तो इसके बारे में आप लोग हमेशा पढ़ते रहोगे, इस बुक में भी कई बार रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए अभी बता दी। बट मत भागिएगा ये बेसिक कंसेशन को जानने के लिए, क्योंकि ये जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। ये शटेंगो जो कंसेशंस है ये भी आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कैपिटलिज्म एज ए टूल ऑफ ग्रोथ प्रमोशन कहा जा रहा है, तो इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। बट ये लास्ट टॉपिक है यहाँ पे, नेशनल इनकम। इसके बारे में मैं बताती हूँ हर एक टॉपिक के बारे में। तो आइए नेशनल इनकम समझते हैं। बेसिकली आप देखो, किसी भी देश का जो इनकम होता है, किसी भी देश में रहने वाले जो टोटल पॉपुलेशन की इनकम होती है, उसे हम लोग उस देश का नेशनल इनकम कहते हैं। अब नेशनल इनकम एवं ही नहीं आप बता सकते हो कि हाँ इंडिया का नेशनल इनकम कितना है, यूएस की नेशनल इनकम कितनी है। तो बहुत सारी फैक्टर्स होती है जिसके बेसिस पे हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, और किसी भी देश का जो इनकम होता है ना, वो उस देश की दशा बताती है। जैसे हम लोग कैसे कह देते हैं कि कोई देश जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, कोई देश डेवलपिंग कंट्री है। हम लोग डेवलपिंग कंट्री में काउंट होते हैं, यूएस डेवलप्ड कंट्री में काउंट होती है। क्यों? क्योंकि उनका इनकम में डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, एक इकोनॉमिस्ट है साइमन कज़नेट, उनके द्वारा ये बताया गया है और काफ़ी मेथड इनके द्वारा यूज़ किया गया है, जो किसी कंट्री की इनकम को, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे हो, वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझने होंगे। सबसे पहले जीडीपी देखेंगे, एनडीपी देखेंगे, जीएनपी देखेंगे एंड देन एनएनपी देखेंगे। इन चारों के बेसिस पे ही हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ नेशनल इनकम किसे कहते हैं। सबसे पहले जीडीपी की बात करूँ, जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहने का मतलब है, ग्रॉस मीन्स देखिए टोटल, डोमेस्टिक कहने का मतलब है कि किसी कंट्री की अपनी खुद की कैपिटल, प्रोडक्ट कहने का मतलब है कि कोई भी गुड्स और सर्विसेज। तो टोटल गुड्स और सर्विसेज जो कि आपका प्रोड्यूस किया जा रहा है किसी कंट्री के अंदर, वो भी 1 ईयर पीरियड तक, एक फिनेंशियल ईयर में टोटल कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हो रही है किसी भी देश के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जैसे कि इंडिया में आपको पता है कि हमारी फिनेंशियल ईयर जो है वो उसकी कैलेंडर स्टार्ट होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो इस बीच हम लोग देखते हैं कि टोटल गुड्स और सर्विसेज का कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ। सिंपली इसको हम लोग कह देते हैं जीडीपी।
लेकिन इसको और भी कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग नेशनल जो प्राइवेट कंजप्शन है उसको ऐड करते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना किया जा रहा है उसको ऐड करते हैं, गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, ट्रेड बैलेंस कितना है, ट्रेड बैलेंस कैसे देखते हैं कि हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और उससे हम लोग इंपोर्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारा ट्रेड बैलेंस है या फिर ट्रेड डेफिसिट है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, कैलकुलेट करते हुए भी हम लोग जीडीपी को यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर किसी कंट्री की जीडीपी 107 रुपीज़ है और लास्ट ईयर जो है 100 रुपीज़ थी, लेकिन नेक्स्ट ईयर 107 रुपीज़ हो गई, तो इट मीन्स कि यहाँ पे 7 रुपीज़ ज़्यादा हो गई। तो इट मीन्स हम लोग कहेंगे कि जो किसी कंट्री की ग्रोथ हो रही है वो यहाँ पे 7% से हो रही है। लास्ट ईयर कितनी थी, 100 रुपीज़ थी और नेक्स्ट ईयर जो है 107 है, यानी कि 7 रुपये का ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, अदर इन टर्म्स ऑफ गुड और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। तो कहने का मतलब है कि 7% का ग्रोथ देखने को मिला है किसी देश में, इसको हम लोग कहते हैं जीडीपी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। और आप लोग को पता है कि जीडीपी जो हमारे मेंबर नेशन का है उसको रैंक किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, जो कि पीपीपी के बेसिस पे देखते हैं कि किसी देश की परचेसिंग पावर पैरिटी कितनी है। हमारे देश में जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से हर एक लोगों की कितनी परचेसिंग पावर है, आपके हाथ में कितना पैसा है। अगर मिडिल इनकम कंट्री है तो ऑब्वियस है कि हमारी जो परचेसिंग पावर है वो एक मॉडरेट लेवल की होगी, लेकिन अगर कोई पुअर कंट्री है तो उनकी परचेसिंग पावर बहुत कम होगी, और अगर कोई रिच कंट्री है तो उनकी परचेसिंग पावर बहुत ही बेटर होगी। लेकिन अगर हम लोग पीपीपी के पर्सपेक्टिव में देखें, परचेसिंग पावर पर्सपेक्टिव, तो हमारा इंडिया का जो जीडीपी है वो 3rd लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। हम लोग चाइना और यूएसए के बाद हमारी नंबर आती है, लेकिन ऐसे ही अगर आप जीडीपी देखो तो हम लोग 5th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। ये आपका डेटा जो है 5th और 3rd जो मैं बता रही हूँ, 3rd तो हम लोग है ही, लेकिन ये जो 5th है ये आपको हमेशा बढ़ते घटते देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी मैं बता दी तो ये आपका जो है नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर ये एकदम से सेम रहेगा, नहीं। इकॉनमी में डेटा आपको पता है हर साल हर समय बदलते हैं, तो इसके ऊपर आपको रियलाइज नहीं होनी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एनडीपी की, इट मीन्स कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, अब उसमें ग्रॉस हटा के नेट कर दिया गया। इट मीन्स कि आप समझो कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हो रहा है 2020 में, आप समझो कि यहाँ पे आपके जैसे कोई गैलेक्सी फ़ोन बनाया गया, ठीक है, गैलेक्सी ये फ़ोन है आपका, ये बनाया गया। अगले साल क्या होगा 2021 में, क्योंकि एक साल इसको यूज़ किया गया तो इसमें कहीं ना कहीं वियर एंड टीयर हुआ होगा। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम हुई होगी, बहुत इस्तेमाल हुआ है, तो इसकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको इसमें ख़राबी देखने को मिलेगा। कोई भी सामान हमारे देश में प्रोडक्शन होती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक्सेप्ट ह्यूमन बींग, कोई भी सामान कोई भी सर्विसेज, तो कुछ समय के बाद आप देखो, कुछ सालों के बाद देखो कि उसमें कहीं ना कहीं वियर एंड टीयर होती है, जिसको हम लोग डिप्रिशिएशन कहते हैं। इट मीन्स कि उसकी वैल्यू घट जाती है कि नहीं। जब आप कोई कार परचेज़ करते हो तो अगर आप शोरूम से निकाल रहे हो तो उसको फर्स्ट हैंड कहते हैं। मान लो आप 3 साल इस कार को यूज़ कर लिया और फिर आप इसको बेचना चाहोगे, तो ऑब्वियस है कि 3 साल आपने यूज़ किया, 3 साल इस कार में जो है कहीं ना कहीं वियर एंड टीयर हुए, जब आप इसको बेचते हो तो उसको सेकेंड हैंड कह देते हो। क्यों? और ये सस्ते रेट में होता है, जितने में आपने परचेज़ की थी उतने में तो आप नहीं बेचते हो, कहीं ना कहीं उससे कम में ही बेचते हो, तो ये सेकेंड हैंड हो गया, क्योंकि आपके इस कार में कहीं ना कहीं डिप्रिशिएशन हो गई है। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे देश में, और इसको ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें यही कहा जाता है कि जीडीपी में से माइनस कर दो डिप्रिशिएशन, तो ये निकल जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आप देखो कि कोई एक रेजिडेंशियल हाउस है इंडिया में जिसकी रेट 1% पर एनम डिप्रिशिएशन है। इट मीन्स कि एक साल में 1 रुपये से वो डिप्रिशिएट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फ़ैन है जो कि 10% पर एनम है, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है एसेट के प्राइस के हिसाब से, कि यहाँ पे आप देखो कि हर साल जो है 1 रुपये से ये डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी कि 1 रुपये से क्या हो रहा है कि इसकी वैल्यू घट रही है। तो ये चीज़ हो गई। 2020 में अगर आप फ़ैन जो है 100 रुपीज़ में खरीदे हो, तो 2021 में ये फ़ैन की रुपीज़ जो है वो 99 होगी। 2022 में इस फ़ैन की रुपीज़ कितनी होगी, 98 होगी। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो एनडीपी की जो फॉर्मूला होती है वो जीडीपी माइनस यहाँ पे डिप्रिशिएशन होती है। अब यहाँ पे समझिए कि एनडीपी का हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की क्या यहाँ पे ज़रूरत है, तो हम लोग सिर्फ इसको अपने ही कंट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। अपने कंट्री की जो हिस्टोरिकल सिचुएशन है कि हम लोग में कितना लॉस हुआ है हम लोग के देश में, तो वो समझेंगे। क्योंकि जीडीपी में तो हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन उस प्रोडक्शन का लॉस भी तो देखना होगा ना। तो उस लॉस को हम लोग किससे मेज़र करते हैं अपने देश में, तो एनडीपी से मेज़र करते हैं। कोई भी कंट्री है अपने कंट्री में, अपने देश में अगर वो लॉस देखना चाहती है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसको वो मेज़र करते हैं किससे, एनडीपी से। फाइन। साथ ही एनडीपी जो है आप देखो कंपैरेटिव इकॉनमी में इसको यूज़ नहीं कर सकते।
क्यों नहीं कर सकते एनडीपी को हम लोग? क्योंकि इसकी डिफरेंट रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होती है। जैसे अब मानो कि जैसे मैं अभी गैलेक्सी की बात की, तो गैलेक्सी इंडिया में डिप्रिसिएशन जो है हर साल मान लीजिए कि ₹5 से हो रहा है, लेकिन वही साउथ कोरिया में आप देखो कि इसकी जो डिप्रिसिएशन है वो मान लीजिए कि ₹25 से हो रही होगी। तो इसलिए इसको ना कभी भी इकोनॉमीज़ में कंपेयर करने के लिए हम लोग एनडीपी का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हर देश में जो डिप्रिसिएशन रेट है वो डिफरेंट है। फाइन, ये चीज़ें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट में, जो कि है जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी कंट्री का कैसे है? हमारे देश में तो जितने भी लोग हैं सब काम कर रहे हैं, सब अर्न कर रहे हैं, हमारे देश में जो है इनकम आ रही है। लेकिन आप सपोज़ करो कि हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो कि बाहर जाते हैं, हमारे डायस्पोरा जो है पूरे देश भर में बिखरे हुए हैं, तो वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं, उससे वो अर्न कर रहे हैं, तो वो कुछ मनी हमारे देश में जो ऑलरेडी उनके पेरेंट्स है या फिर कोई और है, तो उनको वो वापस इंडिया भेज रहे हैं। तो इनकम हमारा कहाँ से आ रहा है? अब्रॉड से भी आ रहा है। ठीक है, तो हमारे देश में सिर्फ आप देखो कि इनकम हमारे ही देश में नहीं है, अब्रॉड से भी आता है। तो उस अब्रॉड से आने वाले इनकम को भी तो हम लोग को ऐड करना है, तो उसको हम लोग कहाँ ऐड करते हैं? उसको जीएनपी में ऐड करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो आता है वो बहुत तरीके से आता है। एक तो होता है आपका प्राइवेट रेमिटांस। रेमिटांसेस क्या होती है कि जैसे कि अभी आप देखो कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से ये लेसन प्रोवाइड कर रही हूँ, यूट्यूब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे इस लेसन के परफॉर्मेंस के हिसाब से और एक मंथ की जितनी भी परफॉर्मेंस होती है, मुझे उस हिसाब से इनकम प्रोवाइड किया जाता है यूट्यूब से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यूट्यूब आप देखो कि यूएसए में है, इंडिया में तो है नहीं, तो इसलिए ये जो इनकम मुझे प्रोवाइड किया जाता है, ये इसे मैं कहूँगी ये रेमिटांसेस है मेरी। इट मीन्स कि मैं इंडिया में तो रह के पढ़ा रही हूँ, लेकिन जो सर्विस मुझे प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, वो मैं किसके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हूँ? तो बाहर के अब्रॉड के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे रेमिटांसेस मिल रहे हैं। तो ये मेरे प्राइवेट रेमिटांसेस है। ठीक है, वैसे ही आप समझो कि कुछ लोग जो है बाहर रह के काम करते हैं, यूएसए में रहकर काम करते हैं, तो वो भी अपने जो है पेरेंट्स को यहाँ भेजते ही होंगे, अपने घर को, अपने इंडिया को वापस पैसे भेजते होंगे, तो उसको भी हम लोग प्राइवेट रेमिटांस में इंक्लूड करते हैं। सेकेंड जो आता है वो एक्सटर्नल लोन के ऊपर इंटरेस्ट का आता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सरकार जो है बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लोन भी रहती है, बाहर देश से लोन भी लेते हैं, तो उसके ऊपर जो हम लोग को इंटरेस्ट देना होता है वो भी हम लोग काउंट करते हैं कहाँ? तो ये भी आपका जो है जीएनपी पे काउंट हो जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल ग्रांट भी है। जो नेट आउटकम हमारा एक्सटर्नल ग्रांट का देखने को मिलता है, इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा आप देखो कि मनी जो है वो इंडिया से फ्लो होता है, इंडिया में आता भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ ये काउंट हो रहा है। तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि कहीं ना कहीं से इनकम हमें आ रहा है, बाहर से हम लोग लोन ले रहे हैं या फिर हम लोग बाहर से ग्रांट ले रहे हैं। लोन और ग्रांट में क्या डिफरेंस है? एक बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लोन आप जब भी लेते हो, चाहे वो बैंक से लो, बाहर से लो, रिश्तेदार से लो, तो आपको उस लोन को चुकता करना होता है, वापस वो रिपेमेंट करना होता है आपको इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ। लेकिन अगर आप ग्रांट ले रहे हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है, तो वापस से स्टेट गवर्नमेंट जो है पैसे के फॉर्म में उसको वापस नहीं करते सेंट्रल गवर्नमेंट को। मान लो कि मैं किसी को ग्रांट दे रही हूँ, इट मीन्स कि मैं पैसे के रूप में मदद कर रही हूँ, मैं उनसे वापस जो है वो पैसे नहीं लूँगी। इट मीन्स कि ग्रांट को रिटर्न नहीं करना होता है, लोन को रिटर्न करना होता है, रिपेमेंट करना होता है। सो दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन लोन एंड ग्रांट। ओके, तो इसके फॉर्म में क्या हो रहा है कि हमें बाहरी रूप से ये पैसे मिल रहे हैं। इट मीन्स कि बाहर से जो भी इनकम आ रहा है उसको हम लोग जीएनपी में इस्तेमाल करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इंडिया के केस में अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारा इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ना, ये हमेशा आप देखो कि ये नेगेटिव में जाता है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म्स में देखा जाता है, बट हम लोग का यहाँ पे नेगेटिव में जाता है क्योंकि हेवी आउटफ्लो हो रहा है। हम लोग का ट्रेड डेफिसिट है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपने देश में मंगाते हैं, हम लोग जो है एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, तो इसलिए हमारा जो ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड है ये नेगेटिव में चला जाता है। अब बेसिक फॉर्मूला क्या है जीएनपी का? तो जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब एक और बेसिक कॉन्सेप्ट इसको ध्यान रखना है कि इंडिया की जो जीएनपी है ना, वो हमेशा कम रहेगी जीडीपी से। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, क्योंकि जीडीपी पे इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो जीडीपी आप लोग देखो कि हमेशा ये ज़्यादा रहेगा जीएनपी के कंपैरिजन में। लेकिन जीएनपी की जो डिफरेंट यूजेस है, इसको भी समझिए। दो जगह हम लोग इसको यूज़ करेंगे। एक तो क्या है कि ये बहुत ही एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम का, अगर हम लोग इसको देखें तो ये बहुत ही एग्जॉस्टिव कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये हमें बहुत सारे फैक्ट्स को सीखने में मदद करता है, जैसे कि प्रोडक्शन बिहेवियर कैसा है, इकॉनमी की पैटर्न कैसी है,
बाहर से किस तरीके का सामान हम लोग दे रहे हैं, बाहर से किस तरीके का सामान हम लोग ले रहे हैं, हमारा नेट फ्लो कितना है, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हम लोग जीएनपी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके समझ पाते हैं। अब लास्ट एंड फोर्थ जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ये हम लोग डिप्रिशिएशन को, जो कि जीएनपी है, उसमें माइनस कर देते हैं। जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से हम लोग डिप्रिशिएशन यानी कि वियर एंड टियर किसी भी सामान का होता है तो उससे हम लोग माइनस करते हैं, तो हमारा एनएनपी निकल आता है। और जैसे कि आपको पता है कि एनएनपी को ही बेसिकली हम लोग यहाँ पे नेशनल इनकम कहते हैं। किसी भी इकॉनमी का अगर नेशनल इनकम देखना है तो उसका आपको एनएनपी देखना होगा। एनएनपी देखने के लिए आपको जीएनपी पता होना चाहिए, जो कि जीएनपी अभी हम लोग देखें। जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और इसमें क्या करना है, कुछ माइनस भी कर देना है, यानी कि डिप्रिशिएशन करना है, क्योंकि वियर एंड टियर होगा ही। और ये एनएनपी जो होती है ना, ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम होती है किसी भी नेशन का, यानी कि किसी भी कंट्री का आपको नेशनल इनकम समझना है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम समझना है, तो उस देश की एनएनपी आपको पता होना चाहिए, तो फिर आप लोग बेसिक तरीके से समझ सकते हैं। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट को समझिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर से कन्फ्यूज़न है तो फिर से आप लोग मेरे लेसन को यहाँ पे सुन सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पीछे कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए। अब देखिए जीवीए और जीडीपी। जीडीपी तो समझ गए कि हम एक देश के अंदर टोटल प्रोडक्शन कितना होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो 1 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग देखते हैं। लेकिन जीवीए भी आपको देखने को मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। इट मीन्स कि वैल्यू ऐड किया जाता है वेरियस सेक्टर से किसी इकॉनमी में, तो उसको हम लोग जीवीए कहते हैं। जीवीए कहने का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में देखा जाता है कि कितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है, और प्रोडक्शन हो रहा है तो इट मीन्स कि उसके द्वारा वैल्यू ऐड किया जा रहा है किसी भी देश के इकॉनमी के द्वारा। मान लीजिए कि हमारे देश में अगर हम लोग देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एमएसएमई सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, साथ ही अगर हम लोग देखें तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारे डिफरेंट सेक्टर का प्रोडक्शन देखते हैं। तो जीवीए हम लोग टेक्सटाइल का देखेंगे, जीवीए हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर का देखेंगे, जीवीए हम लोग एमएसएमई का देखेंगे। तो और इसको ऐड कर देंगे, तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग को डिफरेंट सेक्टर का कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है वो चीज़ें पता चलता है किससे, जीवीए से। फाइन। साथ ही अगर हम लोग देखें तो जीवीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम लोग क्वार्टरली ग्रोथ डेटा देखते हैं, क्योंकि क्वार्टरली जो जीडीपी है वो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जीवीए के ही डेटा से ये डिराइव करते हैं। तो आपको पता चलते रहता होगा कि हाँ अभी आईएमएफ का ये कहना है कि नेक्स्ट ईयर हमारी जीडीपी इतनी होगी, तो वो कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, वो बस जीवीए के बेसिस पे ही अंदाज़ा लगा पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारी फर्स्ट लेसन जो है कंप्लीट हो गई। दिस टॉपिक्स आर नॉट एज मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई थिंक कि आपको यहाँ पे ये लेसन अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये लेसन अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, या फिर आपकी तरफ से कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट हम लोग मिलने वाले हैं चैप्टर 2 के साथ, जो कि ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस देखेंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर कोशिश करूँगी कि डील करूँ, आपको समझा पाऊँ। आप यहाँ पे कितने बेटर तरीके से मेरे द्वारा समझ पा रहे हो, कुछ कहीं परेशानी है तो उसको भी आप लोग जो है मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके से अगर आप लोग को इकॉनमी की लेसन कंप्लीट करनी है तो मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एक वीक में 2 लेसन आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड करूँ, क्योंकि डेली आपका करंट अफेयर्स का जो विज़न है, इसकी मंथली मैगजीन है, उसकी डिस्कशन आएगी। उसके अलावा आपको इकॉनमी की 2 लेसन देखने को मिलेगी। मुझे जिस तरीके से टाइम मिलते जाएगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेसन प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगी और जल्दी से जल्दी इस बुक्स को कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छी लगी हो, उसके लिए आप लोग लाइक कर सकते हो। मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।